रंग बिरंगे लोग यहाँ हैं, भिन्न भिन्न है भाषा, पर हिंदी है माँ की बोली, हम सबकी परिभाषा। नमस्ते बच्चों, अपनी हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इससे पहले कि हम अपने पाठ की तरफ बढ़ें, आज के एक जरूरी पाठ को दोहरा लेते हैं। आइए, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सही से मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी और इस तरह करें कोरोना पर वार। शिक्षा निदेशालय दिल्ली की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। और इससे पहले कि हम अपने पाठ की तरफ बढ़ें, पहले परिचय कर लेते हैं आज के प्रमुख प्रस्तोताओं से। तो आज के हमारे प्रमुख प्रस्तोता हैं श्रीमती सुमन शर्मा जी, उनके साथ रहेंगी श्रीमती नीरू मलिक जी, साथ ही पूरी की पूरी टीम यानी डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा जो समन्वयक के रूप में है, डॉक्टर अंकित कुमार सह समन्वयक, मैं डॉक्टर आलोक तिवारी, डॉक्टर अनुपमा और श्रीमती जेबा अब्बास जी आप सभी के साथ लगातार बने रहेंगे इस सफर में। और अब आप सभी को निश्चित रूप से इंतजार होगा 20 अक्टूबर 2020 को आयोजित हिंदी कक्षा पे आधारित गूगल प्रश्नोत्तरी के परिणामों का। बच्चों, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि इस बार फिर से एक कीर्तिमान रचा गया और कुल मिलाकर हमें 77,179 उत्तर मिले। और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 10 प्रतिभागी रहे वे आपके समक्ष स्क्रीन पर हैं। ये इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले नंबर पर रहे हैं राजहंस, जो कि छात्र हैं GBSSS नंबर 2 महरौली के। दूसरे स्थान पर रही शिवानी कुमारी, जो कि छात्रा हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनिया विहार दिल्ली से। तीसरे स्थान पर आरजू RPVV नरेला दिल्ली। आयशा चौथे स्थान पर है GBSSS सोनिया विहार। ज्योति GSKV खजूरी खास से हैं, ये 5वें स्थान पर हैं। साहिना GSKV, इन्होंने स्थान का नाम नहीं लिखा है, ये 6ठे स्थान पर हैं। और 7वें स्थान पर फिर से एक बच्ची है कुसुम, जो GGSSS सोनिया विहार से हैं। प्राची हैं 8वें स्थान पर GSKV नांगलोई से। गणेश है SBV नंबर 1 तिलक नगर से। और 10वें स्थान पर हिमांशी उज्ज्वा न्यू दिल्ली से हैं GGSSS से। तो इन सभी बच्चों को एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से और हिंदी के हमारे पूरे इस समाज की तरफ से हार्दिक बधाई। और आप सभी को अगली प्रश्नोत्तरी के लिए शुभकामनाएं, जो आएगी इस कक्षा के अंत में। और ज्यादा समय अब न लेते हुए मैं सुमन मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हमारी कक्षा में बैठे हुए इन विद्यार्थियों को आज के मनके से रूबरू कराएं, आज के निबंध से परिचित कराएं, उसकी व्याख्या करें और आप सभी को समझाएं। सुमन जी। जी आलोक सर, धन्यवाद आलोक सर। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मेरे बच्चों को प्यारा प्यारा प्रभात बहुत बहुत मुबारक हो। तो बच्चों, तैयार हैं आप सब? सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज के पाठ के लिए कागज कलम के साथ तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मेरे ताजा तरीन बच्चे अपने आज के विषय को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत जिज्ञासु हैं। बेटा, जिज्ञासु होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिज्ञासा के बिना तो हम किसी विषय को समझ नहीं सकते। तो हमने जो आज का जो पाठ है सुमरिनी के मन के, उसका आज हमें पढ़ना है भाग तीसरा, क्योंकि पहला और दूसरा पाठ हम पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हम जो पाठ पढ़े थे उसमें हमने ढेर सारी चर्चा की थी बच्चों, और आपसे कहा था कि बेटा अपने विचार हमें बताइएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने विचार बताए हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ढेर सारे बच्चे विचार विमर्श में हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं।
तो बेटा पिछली कक्षा में हमने धर्म के विषय में पढ़ा था और उस पर बहुत सारे बच्चों ने अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें भेजे। सबके विचार बताने तो संभव नहीं है बेटा, लेकिन मैं उन बच्चों के नाम अवश्य बताना चाहूंगी। इन बच्चों ने हमारे पास प्रतिक्रियाएं भेजी थी, अभिव्यक्तियां भेजी थी। रागिनी कुमारी, विनय, तमन्ना खान, यश राजपूत, मोहित बरखे, पूजा मीना, मुस्कान, श्वेता वर्मा, पवन कुमार, ये प्रवक्ता हैं बाकनेर विद्यालय में, अनामिका पाल, अमजद खान, रवि शाह, रितिका सिंह, आरोही शीतल सिंह, ALIQ से एक बच्चे ने प्रतिक्रिया भेजी थी नाम से, तनीषा तानी, सहाना बानो, दिनेश कुमार, पूजा कुमारी, दीपक कश्यप और तृप्ता शास्त्री। बच्चों किसी का नाम यदि छूट गया हो तो वो गलती से छूटा होगा बाय चांस, लेकिन उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शाबाशी देना चाहती हूँ। इन सभी बच्चों पर हमें गर्व है और ये सभी बच्चे हमारी भी शक्ति बनते हैं, जो इतनी गहराई से विषयों को समझते हैं और चिंतन करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो चलिए बेटा आज के विषय पर चलते हैं। सुमरिनी का अगला मोती हमारा है ढेले चुन्नू। ढीले चुन्नू इस लघु निबंध का जो विषय है बच्चों वह है अंधविश्वास। अंधविश्वास और इसके पिछले जो विषय थे वो एक था शिक्षा और धर्म। बच्चों यदि देखा जाए तो ये तीनों ही विषय हमारे समाज से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन से, और ये आपस में बहुत अधिक संबंधित है। एक विषय दूसरे के साथ दूसरे पर निर्भर है। कैसे निर्भर है ये तो आप भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन इस विषय में अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। क्या मतलब हुआ इस बात का? चलिए पहले आज का पाठ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिस्टर आइंस्टाइन की कही हुई इस बात पर विचार भी कर लेंगे। आज के निबंध का विषय है अंधविश्वास। तो बच्चों अंधविश्वास से आप सब परिचित हैं। अंधविश्वास शब्द कोई नया नहीं है आपके लिए। अंधविश्वास यानी ऐसा विश्वास जो बिना किसी प्रमाण के कर लिया गया हो। किसी बात पर जब हम कोई प्रमाण नहीं होता, हमारे पास कारण नहीं होता और हम विश्वास कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं अंधविश्वास। यानी कुछ पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं पर बिना प्रश्न उठाए विश्वास कर लेना, बिल्कुल उसे ही अंधविश्वास कहते हैं। और इस अंधविश्वास के पीछे कारण क्या होते हैं? या तो भय, हम डरे हुए होते हैं किसी बात से, कोई भय होता है हमारे मन में, या हम कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है? वैज्ञानिक सोच का अभाव। वैज्ञानिक सोच नहीं होती, यानी तार्किक सोच हमारे पास नहीं होती। अंधविश्वास आए कहां से? मानव के मन में पैदा कहां से हुए अंधविश्वास? देखिए बेटा, जब आदि मानव जंगलों में रहता था, आदिम अवस्था में, उसके पास ज्ञान नहीं था। प्रकृति के बीच में रहता था वो, और प्रकृति की घटनाओं से, जैसे बारिश, बिजली चमकना, भूकंप आना, सूरज का तेज प्रखर रोशनी, प्रकाश, गर्मी, इस सब से वो बहुत डरा करता था। उसके मन में भय पैदा होता था और वह समझता था कि किसी अज्ञात शक्ति का प्रकोप है हमारे ऊपर। वहीं से उसके मन में कुछ अंधविश्वास पैदा होने प्रारंभ हो गए। कुछ ऐसी बातें उसके मन में भय घर कर गए कि यहाँ किसी चीज का प्रकोप है। उसके कारण, उसके तर्क उसके पास नहीं थे। तो बेटा ये ज्ञान के अभाव में आदि मानव के मन में अंधविश्वास होते थे। लेकिन वर्तमान समय में तो हमारे पास ज्ञान का अभाव नहीं है। अब तो हमारे पास बहुत सारा वैज्ञानिक ज्ञान है। लेकिन आप लोग इस बात से तो सहमत होंगे बच्चों कि आज भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए हैं। आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, अपने आसपास भी देखते होंगे। हो सकता है, संभावना है कि हम भी और आप भी किसी अंधविश्वास को जीवन में मानते हो। तो इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये अंधविश्वास क्यों है, कैसे हैं और इनका हम सामना कैसे कर सकते हैं, यानी इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे की बातें। हुआ यूं कि एक गांव में अंधे पति पत्नी रहते थे। उनके यहाँ एक दिन बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ। माँ बाप तो अंधे थे, पर बेटा अंधा पैदा नहीं हुआ था और सब कुछ
साफ साफ और स्पष्ट देखने में सक्षम था। एक समय की बात है जब एक बार अंधी पत्नी रोटी बना रही थी, तो उसी समय एक बिल्ली रसोई में घुस गई और अंधी पत्नी द्वारा बनाई गई कई रोटियों को चट कर गई। उस दिन अंधे पति पत्नी को इस बात का पता भी नहीं चल पाया कि उनकी बनाई हुई रोटियों को कौन खा गया। फिर क्या था, इस बिल्ली को रसोई में आने की रोज की आदत बन गई और अंधे पति पत्नी को इसका कारण पता न होने के चलते कभी कभी भूखा तक सोना पड़ जाता था। एक दिन किसी प्रकार से दोनों को इस बात का मालूम पड़ा कि उनकी बनाई हुई कई रोटियों को बिल्ली खा जाती है। फिर उन दोनों पति पत्नी ने बिल्ली को भगाने के लिए एक उपाय किया। वह उपाय यह था कि पत्नी जब भी रोटी बनाती थी, उसी समय पति दरवाजे के पास बांस का फटका लेकर जमीन पर जोर जोर से पटकता था। इससे बिल्ली का आना तो बंद हो गया, पर उन अंधे पति पत्नी की यह रोज की एक आदत सी बन गई और धीरे धीरे उस दंपति का पुत्र बड़ा हुआ तो उसने भी यही आदत अपने माता पिता से सीख ली। इस प्रकार जब लड़का और बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई और बहू जब पहली बार रोटी बना रही थी, तो उसका पति बांस का फटका लेकर बैठ गया और फटफट करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद पत्नी ने उससे पूछा कि तुम रोज रसोई के दरवाजे पर बैठकर बांस का फटका क्यों पीटते हो? पति ने जवाब दिया कि ये हमारे घर की परंपरा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अपने पति का यह उत्तर सुनकर वे औरत चुप हो गई और अपने मन में वह सोचने लगी कि अगर हमारे पुरखों ने यह परंपरा बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो यह उनका बहुत बड़ा अपमान होगा और हमारे ऊपर कोई न कोई घोर विपत्ति टूट पड़ेगी। इस तरह आने वाली कई पीढ़ियों तक कोई भी व्यक्ति उस परंपरा को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि सब यही सोचते थे कि यह परंपरा सदियों से हमारे यहाँ चली आ रही है और यह हमारी एक अलग पहचान है। इस वीडियो के लिए हम रियल ऑल अमेजिंग यूट्यूब चैनल का आभार प्रकट करते हैं। तो बच्चों, देखा आपने किस प्रकार से हमारे जीवन की सामान्य सी घटनाएं अंधविश्वास का रूप ले लेती हैं और किस प्रकार से हम उन पर विश्वास करने लगते हैं बिना कारण जाने। लेकिन इसका उपाय क्या है बेटा? क्यों, कैसे समाप्त हो सकते हैं ये अंधविश्वास हमारे जीवन से? हमें अपने भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना होगा, सोचने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम प्रत्येक घटना, प्रत्येक कार्य के पीछे छिपे हुए कारण के संबंध को जानने का प्रयास करें। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे बच्चों कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान की पढ़ाई को कहते हैं? नहीं, विज्ञान एक विषय है, लेकिन विज्ञान कैसे पढ़ा जाता है आप ये समझिए। विज्ञान में हम क्या करते हैं? प्रमाण खोजते हैं, खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं, अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है हमारी, और हम प्रमाणों के द्वारा यानी अपने प्रयोगों के द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन की हर घटना में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकते हैं। हमें प्रत्येक कार्य के पीछे जो भी हम मान रहे हैं, जो भी हमारे विश्वास हैं, जो भी हमारी मान्यताएं, रीति रिवाज है, सबके पीछे हमें यही दृष्टिकोण अपनाना होगा, यही तरीका। तो इसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं और इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं। विवेकपूर्ण निर्णय हमें लेने चाहिए। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें जीवन में आगे ले जाने का के लिए सहायक होता है बेटा। यदि हमारे साथ कुछ घट रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। यदि हमारी वैज्ञानिक सोच नहीं होगी तो हम उससे भय खा जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे और उस कार्य को करना ही छोड़ देंगे। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, इससे तो हम विकास नहीं कर सकते। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जरूर कोई ना कोई बात है। तो इसी से हमारा भय दूर होगा, अर्थात ज्ञान से ही भय दूर होता है। ये देखिए, एक बच्चा आंख बंद करके बैठ गया है, लेकिन दूसरा बच्चा अन्वेषण की प्रवृत्ति के द्वारा जानने का प्रयास कर रहा है। तो बेटा, ज्ञान कैसे हमें प्राप्त होता है? जब हम
प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा रखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये महान लोग हैं, इन्होंने भी हमें यही कहा है कि प्रश्न पूछते रहो, जिज्ञासा को मत खो। तो बेटा देखिए, जो आदि मानव अपने प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति से डरा करता था, भयभीत होता था, उसने अपनी इसी जिज्ञासा, इसी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के आधार पर कितना विकास किया। और आधुनिक काल में वही मानव आज उसी प्रकृति को अपना ज्ञान और संसाधन बनाकर उसका प्रयोग कर रहा है। मानते हैं आप इस बात को? तो हमारे लिए वैज्ञानिक सोच कितनी उपयोगी है। तो जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही हमारे पास होगा, उसी से हमारा साहस बढ़ेगा, हमें रचनात्मकता आएगी और सच्चाई भी हमें प्राप्त होगी। हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारी बात में दम आ जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमें यही कहकर गए हैं, जिन्हें हम अपने देश का मिसाइल मैन मानते थे, अंतरिक्ष तक में हमें लेकर गए। तो बेटा इन बातों पर हम बिल्कुल गौर करेंगे और अमल करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में भी, हमारे संविधान में भी मौलिक कर्तव्य के रूप में हमें ये कहा गया है, अनुच्छेद 51 क में, कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों? क्योंकि हमारे देश, हमारे समाज को अंधविश्वासों से मुक्ति इसी आधार पर मिलेगी। हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान की ओर इसी आधार पर बढ़ेंगे और अपने देश और समाज को विकसित करेंगे इसी आधार पर। तो यहां तक बेटा आप सबको क्लियर हुआ कि आज के पाठ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें यही समझना है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन और अपने समाज को अंधविश्वासों में घेरे बैठे हैं और उससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी नीरू मैम आ रही हैं ये पूछने के लिए कि बच्चों अब तक कितना समझा। तो बेटा जी तैयार हो जाइए चैट बॉक्स के साथ, और नीरू मैम आ ही गई हैं, आ जाइए नीरू मैम। जी, धन्यवाद सुमन मैम। आपने बिल्कुल सटीक और बेहतरीन उदाहरणों द्वारा बच्चों को सत्य आधारित आत्मविश्वास भरी सोच जागृत करने के लिए प्रेरित किया है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अब तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज का निबंध, आज का ये पाठ किस बारे में है। तो जिज्ञासा और विश्वास के एकाकार होने पर जो सत्य की नैया पर सवार है बच्चों, वही ज्ञान है, वही सत्य की उपस्थिति है। और इस सत्य, इस ज्ञान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और मुझे पूरा विश्वास है आप अपने परिवेश को, अपने वातावरण को समझने का गुण जरूर सजगता से विकसित करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, आपको लेना है प्रश्नों का बेलगाम घोड़ा और सीखना है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी तो प्रश्न पूछने की बारी है मेरी, मुझे भी तो प्रमाण मिले आखिर आप कितना ध्यान से समझ रही हैं। और आप तो बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, आपके उत्तर जो आने शुरू हो गए हैं। तो सही विकल्प छांटना है बच्चों आपको। इनमें से कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है? क, विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं रटना। ह, बिल्ली के सामने से गुजर जाने पर अपना रास्ता बदल लेना। ग, गमले में उगाए नए पौधे के सूख जाने के कारणों का पता लगाना। घ, खराब परीक्षा परिणाम का दोष दूसरों पर लाद देना। च, अपनी पसंद का गीत गाना। छ, दाल को चूल्हे पर कितनी देर पकाना है यह पता लगाना। तो आप बच्चों जल्दी से सही विकल्प छांट दीजिए। और आगे इस पाठ में आखिर है क्या, मुझे भी जानने की बहुत जिज्ञासा है, उत्सुकता है। तो चलते हैं हम सब बच्चे और हम सब सुमन मैम के पास। जी सुमन मैम। जी नीरू मैम, बिल्कुल जिज्ञासा तो है और बच्चों को भी जिज्ञासा होगी, मुझे भी जिज्ञासा है कि आखिर लेखक किस तरीके से इस पाठ को, इस विषय को इस पाठ में कह रहे हैं। ढेले चुन लो, नाम से ही हमें लग रहा है कि कुछ तो विशेष है इस पाठ में। देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि निबंध का प्रतिपाद्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है। यह निबंध लोक जीवन में अर्थात सामाजिक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग करता है, जो हमारे समाज की गहन और गंभीर समस्या है ना बच्चों, समस्या। इसमें इस निबंध में लेखक ने इतिहास से उदाहरण लिए हैं बहुत सारे, और हमारे समाज में जो अविवेकपूर्ण तरीके फैले हुए हैं, बिना सोचे समझे जिन तरीकों पर हम अमल करते हैं अपने जीवन के निर्णय लेने का, जो कि अपने जीवन साथी का चुनाव करते समय भी इस तरीके के निर्णय लेते हुए भी अपनाए जाते हैं, उन सभी पर लेखक यहाँ व्यंग कर रहे हैं इस पाठ में।
यहाँ लेखक का यही कहना है बच्चों कि भविष्य की नींव कल्पना के अवैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई नहीं होनी चाहिए। हमें अपने भविष्य को अपने विचार की मजबूत धरती पर टिका हुआ बनाना चाहिए, क्योंकि हम यदि अपनी वर्तमान स्थितियों के विषय में सजग नहीं रहेंगे, अपने भविष्य को काल्पनिक आधार पर ही तय करते रहेंगे और वर्तमान की उपेक्षा करते रहेंगे, तो हम अपने जीवन को, अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये था प्रतिपाद्य हमारे निबंध का। और अब सब बच्चे तैयार होकर आ जाइए, एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाइए, ध्यान से हम इस निबंध को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा शुरू करूं? तैयार हैं आप सब? ठीक है, हम शुरू करते हैं। ढेले चुन लो। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति क्या होता है? प्रतिमा, यानी कोई फोटो या उसी के जैसी कोई चीज। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन ले। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। अब देखिए यहाँ पर इस भाग में, निबंध के इस भाग में लेखक हमें एक घटना बता रहे हैं, एक विधि बता रहे हैं जो अपने वर को अर्थात अपने जीवन साथी को चुनने के लिए प्रयोग की। किसने? नाटक, 2 नाटकों का संदर्भ यहाँ पर लेखक ने दिया है। एक नाटक है शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर को तो बच्चों आप सब जानते ही होंगे, अंग्रेजी लेखक थे और इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का बड़ा प्रसिद्ध नाटक लिखा था जिसकी नायिका थी पोर्शिया। इसी का हिंदी अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से भी आप परिचित हैं बच्चों। उन्होंने नाटक लिखा दुर्लभ बंधु, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का ही हिंदी अनुवाद है, और उसमें जो नायिका है वो पुरश्री के नाम से आती है। तो पुरश्री जब अपने लिए वर का चुनाव कर रही है तो कौन सा तरीका, कौन सी विधि से कर रही है? उसने 3 पेटियां रखी हैं, एक सोने की, एक चांदी की और तीसरी लोहे की। एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। जो युवक उससे विवाह की इच्छा लेकर वहां आ रहे हैं, स्वयंवर है एक तरह से ये, कि वो किसे चुनेगी। उसके चुनने का आधार, उस चुनाव का आधार नायिका ने स्वयं ही बनाया है। जो व्यक्ति सोने की पेटी को हाथ लगाता है, नायिका के अनुसार वह उसका निर्धारण कैसे करती है कि वो अकड़बाज है। अकड़बाज यानी अकड़ने वाला, अपने आगे किसी और की ना मानने वाला। उसने सोने की पेटी चुनी है, उसे वो अस्वीकार कर देती है और वो उल्टे पैरों लौटता है। लोभी, चांदी की पिटारी को हाथ लगाने वाला लोभी माना जाता है। नायिका उसका निर्धारण कैसे कर रही है कि ये लालची है, लोभी है, और वो पिटारी उसे अंगूठा दिखाती है, यानी उसे भी स्वीकार नहीं किया जाता। जो व्यक्ति, जो युवक लोहे की पेटी को छू रहा है उसे सच्चे प्रेमी के रूप में देखा जा रहा है और घुड़दौड़ का पहला इनाम वही पा रहा है, यानी उसे स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ पर बेटा निर्धारण का आधार नायिका के मन में है, उसके सोच के आधार पर, यानी उसने अपने मन में एक कल्पना बना ली है, एक अनुमान कर लिया है। तो यहाँ पर जो कल्पना और अनुमान है उसी को निर्धारण का आधार बना दिया है। उसके पीछे कोई ठोस कारण या तार्किक आधार तो नहीं है। क्या जो निर्धारण उसने किया है क्या वह सच्चा है, सत्य है, या उसके सच्चाई का आधार क्या है, ये हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। कोई ठोस तर्क यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई पहेली सुलझाई जा रही है, कोई जादू का खेल खेला जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ लेखक क्या कहते हैं? घुड़दौड़। इस विधि को वो कैसे कह रहे हैं? घुड़दौड़ के नाम से पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वे इसमें एक व्यंग कर रहे हैं। वास्तव में लेखक यहाँ पर इस विधि पर एक व्यंग करता है कि ये कौन सा तरीका है, ये क्या तरीका है अपने वर का चुनाव करने का। तो चलिए आगे चलते हैं कि लेखक आगे क्या कहते हैं। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। बूझना मतलब बताना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता। उसे कहता कि इनमें से एक उठा ले, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहां कहां से लाया हूं और किस किस जगह की मट्टी इनमें है।
कन्या जानती न थी, यही तो लाटरी की बुझव्वल ठहरी। बुझव्वल यानी पहेली। अब लेखक यहाँ पर प्राचीन काल का एक उदाहरण दे रहे हैं, वैदिक काल का उदाहरण। बच्चों, वैदिक काल में हिंदुओं में इसी प्रकार का एक विधि, इस प्रकार की विधि अपनाई जाती थी। अपने लिए जो युवक होते थे वो अपने लिए कन्या का वरण करने के लिए यानी चुनाव करने के लिए एक ऐसे ही विधि अपनाते थे जिसे लेखक क्या कह रहे हैं, लाटरी। लाटरी क्या होती है? एक अनिश्चित स्थिति जिसमें हमें नहीं पता कि उसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि जो स्नातक यानी जो युवक, विवाह का इच्छुक युवक जो होता था, जो कुंवारा युवक होता था, वो अपने लिए कन्या ढूंढने के लिए तैयार होकर, नहा धोकर बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। सबसे पहले वह उसे गाय भेंट करता था। तो बच्चों, यहाँ पर अलग अलग काल में समाज के अलग अलग रीति रिवाज प्रचलित थे। तो यहाँ पर उस रीति रिवाजों के बारे में भी बताया है लेखक ने कि सबसे पहले युवक क्या करता था, गाय भेंट करता था, और उसके बाद कन्या के सामने यानी लड़की के सामने वो कुछ मिट्टी के टुकड़े अपने साथ लाता था, जो उसके हाथ में होते थे वो कन्या के सामने रख देता था, और उसे कहा जाता था कि इन सभी ढेलों में से एक ढेला उठा ले। युवक को तो पता होता था कि ढेले कहां कहां से लाया हूं, मिट्टी कहां कहां की है, लेकिन कन्या को तो नहीं पता होता था। तो यही तो लॉटरी की भुजब्बल थी, अर्थात यही तो पहेली थी कि कन्या किस चीज को हाथ लगाएगी, कौन सी मिट्टी को छुएगी। तो बेटा, ये निर्णय भी ढेलों के आधार पर ही होता था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, यानी किस कन्या का चुनाव किया जाएगा, और यदि उसने किस मिट्टी को, किसी और मिट्टी को हाथ लगाया तो उसका चुनाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की पहेली जैसा ही था। यहाँ पर भी हमें इसका कोई वैज्ञानिक आधार या तार्किक आधार समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए आगे लेखक क्या कहते हैं। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल आदि, ये सभी चीजें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो मिट्टी के ढेले जो युवक लेकर आता था वो अलग अलग जगह की मिट्टी से बने होते थे। उसमें जो यज्ञ की वेदी की मिट्टी होती थी, जिसे कि वो पवित्र मानते थे कि यज्ञ की वेदी की मिट्टी तो बहुत पवित्र होगी। गौशाला की मिट्टी जो गायों के रहने का स्थान था उसे भी वे पवित्र मानते होंगे। खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, ये अन्य जगहों की मिट्टी होती थी, लेकिन शमशान घाट की मिट्टी भी होती थी उसमें, जिसे अशुभ माना जाता है बच्चों। शमशान घाट को तो हम अमंगल चीज मानते हैं। तो यहाँ पर उसके सामने जो रखी जाती थी और कन्या को छूना होता था। तो ये एक तरह से खेल जैसा हो गया। जैसे बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट। बच्चों, हम लोग सिक्का उछाल कर एक खेल खेलते हैं ना, हम पूछते हैं हेड्स या टेल, कहते हैं ना। तो हेड्स क्या होता है, जिस पर चित्र बना होता है, सिक्के के जिस तरफ कोई चित्र होता है उसे हम हेड्स कह देते हैं। इसी तरह से चित्त शब्द जो है उसका अर्थ भी यहाँ पर चित्र ही निकल रहा है। यानी लेखक कहता है कि जैसे हम खेल खेलते हैं सिक्का उछालकर, हम कहते हैं चित्त या पट, उसी तरह से यहाँ पर ढेलों के आधार पर भी एक खेल खेला जा रहा था। देखें तुम किसको हाथ लगाते हो, कौन सी मिट्टी को छूते हो। तो यहाँ कन्या का वरण उन ढेलों के आधार पर हो रहा है। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा, गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था, यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से गृह सूत्रों में इन ढेलों के लाटरी का उल्लेख है। आशुलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। तो देखिए बेटा, कितना कल्पना और अनुमान के आधार पर कन्या का वर्ण किया जा रहा है, जीवन साथी का चुनाव कैसे किया जा रहा है, ढेलों के आधार पर। कि ये अनुमान कर लिया गया युवक के द्वारा, ये कल्पना कर ली गई कि यदि वो कन्या वेदी का ढेला उठा ले, वेदी के ढेले यज्ञ की वेदी के मिट्टी को हाथ लगा दे, तो उससे जो संतान पैदा होगी वह वैदिक पंडित बनेगा, यानी बहुत विद्वान बनेगा, वेदों की अध्ययन करेगा वो बच्चा। ये केवल अनुमान था। इतनी भविष्य के आधार, इतना भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है अनुमान के आधार पर कि पैदा होने वाला बच्चा क्या बनेगा। ये केवल एक अनुमान था, कल्पना थी, या
कह सकते हैं कि एक अंधविश्वास था। गोबर को हाथ लगाया यानी गौशाला की मिट्टी को चुना तो पशुओं का धनी बनेगा, होने वाला बच्चा पैदा होने वाला। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। तो ये सब अनुमान लगाए गए। इसके अलावा मसान की मिट्टी को हाथ लगाने वाली कन्या को अशुभ और अमंगल मान लिया जाता था कि ये कन्या दोष, इसके भीतर बहुत बड़ा दोष है। यदि इसके साथ हमने विवाह कर लिया तो पूरे घर को शमशान के समान बना देगी, कोई ना कोई विनाश लेकर आएगी और पूरा जीवन ये शमशान की तरह ही जीवन को, हमारे घर को जलाती रहेगी। ये एक निर्धारण उस कन्या के बारे में कर दिया जाता था, एक अनुमान लगा लिया जाता था। उसके गुणों को जानने का प्रयास ही नहीं किया जाता था। लेकिन एक बात इसमें और बता रहे हैं लेखक, व्यंग कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं था कि एक कन्या ने एक युवक के द्वारा लाई गई मिट्टी के ढेलों में से शमशान की मिट्टी को हाथ लगा दिया, लेकिन यदि किसी दूसरे युवक के वेदी के ढेलों को छू लेते थे तो उस कन्या का ब्याह भी हो जाता था। उस समय उसका सारा दोष खत्म हो जाता था, समाप्त हो जाता था और कन्या गुणवती हो जाती थी उनके अनुमान के आधार पर। तो बेटा, कन्या के दोष और गुणों का अनुमान यहाँ किसी बातचीत, किसी वार्तालाप, किसी संवाद या अन्य किसी तार्किक आधार पर किया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर तो वेद, मिट्टी के ढेलों जो एक निर्जीव वस्तु है उसको रखकर एक प्रकार का अंधविश्वास, यहाँ पर इस तरह की प्रथाएं, इस तरह की मान्यताएं हैं कि उनके आधार पर एक जीते जागते मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण, उसकी प्रवृत्ति का निर्धारण, उसके स्वभाव का निर्धारण किया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अंधविश्वास ही तो कहेंगे। लेकिन ये विधियां वहां पर प्रचलित थी। उस समय के समाज में ये विधि, ये मान्यताएं, ये प्रथाएं प्रचलित थी, क्योंकि लेखक कह रहे हैं कि उस समय के जो ग्रंथ लिखे गए थे, वैदिक ग्रंथ, ग्रह्य सूत्र। ग्रह्य सूत्र क्या होते हैं? एक प्रकार के ग्रंथ होते थे जो वैदिक काल में लिखे गए, जिसमें उस समय के समाज में जो प्रचलित थे गृह कर्मों या संस्कारों आदि के बारे में उन ग्रंथों में वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया है। जैसे आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज। तो इन वैदिक ग्रंथों में भी उस समय के समाज में जो इस तरह की प्रथाएं थी, अतार्किक, अवैज्ञानिक प्रथाएं, उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि जिन्हें विवाह सूत्र में बंधना था, वे आपस में परस्पर बातचीत के द्वारा कोई समझ बनाने का प्रयास नहीं करते थे, किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश नहीं की जाती थी, बल्कि कुछ अनुभूज पहेलियों जैसे ढेले चुनने जैसी अवैज्ञानिक रीति का चुनाव वे करते थे। तो ना तो युवक कन्या के गुणों के बारे में, स्वभाव, विचार से परिचित होने का प्रयास करता था, ना ही कन्या को ये अधिकार दिया जाता था। केवल कुछ अनुमानों के आधार पर ही ये निर्णय लिए जाते थे। अब आगे लेखक कहते हैं, जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। तो देखिए, इतिहास का एक उदाहरण लेखक और दे रहे हैं इन अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए। लेखक इन सब विधियों से, इन सब चीजों से सहमत नहीं है। वे व्यंग के रूप में इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इतिहास में, पिछले समय में जो राजपूत राजाओं की जो राजकुमारियां थी, जो कन्याएं थी, वे कैसे विवाह करती थी, कैसे अपने वर का चयन करती थी? स्वयंवर के द्वारा। बेटा, स्वयंवर से आप परिचित हैं। ये विधि आपने रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों में भी देखी होगी। आपने स्वयं देखा होगा कि किस प्रकार से एक शर्त रख दी जाती थी और उस शर्त को पूरा करने वाला व्यक्ति, यानी मछली की आंख में तीर मारना है या धनुष तोड़ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जिनका उस व्यक्ति के गुणों से कोई संबंध नहीं था, उसके आंतरिक गुणों से कोई संबंध नहीं था, ये चीजें निर्धारण करती थी कि अपना जीवन साथी का वर्ण हम किस प्रकार से कर रहे हैं। इसी प्रकार से राजपूतों की लड़कियां बाहरी शारीरिक सौंदर्य को देखकर, राजाओं के शारीरिक सौंदर्य, बाहरी रूप रंग को देखकर, या फिर उनके यश को सुनकर, यश यानी कीर्ति, यानी प्रसिद्धि, उस राजा का राज्य कितना विस्तृत है, कितने विस्तार में फैला हुआ है, उसने कितना बड़ा राज्य अपना बनाया है, या उसने कितने युद्धों को जीता है, कितना बल और पराक्रम दिखाया है, उसकी कीर्ति के आधार पर वे उनको चुनती थी, स्वयंवर करती थी। तो यह भी एक प्रकार का एक इस तरह का तरीका है जिसमें हम उस व्यक्ति विशेष के भीतर के गुणों को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं,
ठीक उसी प्रकार जैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर पत्नी वरण करते थे। तो इन सब विधियों से लेखक जो है कहते हैं कि भाई ये कैसी बुद्धिमानी है, इसमें कौन सा तार्किक आधार नजर आ रहा है। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों मंगल और शनिश्चर की और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि यदि चाहे कन्या द्वारा वर का चुनाव हो या युवक द्वारा अपनी पत्नी का चुनाव करना हो, तो यहाँ हम केवल कुछ बाहरी वस्तुओं या उपादानों या फिर कुछ ऐसी विशेषताओं से जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि यदि हम मट्टी के ढेलों पर हाथ लगाने की विधि को हम गलत मान रहे हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसी और विधि अपना रहे हैं जो उससे भी अधिक गलत है। क्या अच्छा है उसमें, कौन सी विधि को की तरफ वो संकेत कर रहे हैं? जो मंगल शनिश्चर बृहस्पति जैसे ग्रह की चाल की कल्पित हिसाब लगाया जाता है। यानी लेखक उस प्रथा के बारे में कह रहे हैं बच्चों, जो आज भी हमारे समाज में कमोबेश प्रचलित है। आप लोग स्वयं देखते होंगे कि विवाह को तय करने के लिए या किसी अपने लड़की या लड़के का चुनाव करने के लिए, वर या वधू का चुनाव करने के लिए जन्म कुंडली का आधार लिया जाता है और ज्योतिष की गणना की जाती है। लेकिन यहाँ पर लेखक के अनुसार ये वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस खगोलीय पिंड, क्योंकि आज विज्ञान ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो हमारे पास प्रामाणिक आधार है, प्रामाणिक आधार बच्चों यही है कि अंतरिक्ष के ग्रहों का प्रभाव जीवन पर किस प्रकार से पड़ रहा है, ये पूरी तरह से गणना आधारित नहीं है, ये केवल अनुमान या कल्पना ही तो है। तो इसलिए इन खगोलीय पिंडों को, जिनको मंगल शनि बृहस्पति, जिन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं, इनके बारे में काल्पनिक अनुमान लगाना और इनके आधार पर जीवन का कोई गंभीर निर्णय लेना, ये कहां तक उचित है। लेखक कहता है कि यह मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि इन रीतियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो है ही नहीं। तो लोग कल्पना लोक में विचरण करते हैं और कन्या या वर का चुनाव करते समय परस्पर वार्तालाप या विचार विमर्श के आधार पर के स्थान पर ज्योतिष की काल्पनिक अवधारणाओं को स्वीकार कर लेते हैं। इन कल्पनाओं के आधार पर ही इन ग्रहों की चाल का जो है वो हिसाब लगाया जाता है, जिसका कोई प्रामाणिक आधार या ठोस जानकारी, जो एकदम जो सत्य जानकारी, वो शायद हमारे पास नहीं है। तो देखिए, इन अंधविश्वासपूर्ण मान्यताओं और अतार्किक उपायों का विरोध करने के लिए लेखक ने जो उदाहरण दिए हैं, उनका विरोध करते हुए अब लेखक किसका उदाहरण दे रहे हैं? महर्षि वात्स्यायन का। और लेखक उनकी बात को समर्थन कर रहे हैं एक तरह से। वे कहते हैं कि ये तो वही बात हुई कि हम आज अपने आज को तो देख नहीं रहे हैं और भविष्य की कल्पनाएं करने चले हैं। तो ये तो ठीक नहीं है ना। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। तो यहाँ पर लेखक आज और कल में से, यानी अपने वर्तमान और भविष्य में से वर्तमान को प्राथमिकता देने के लिए कह रहे हैं, उसको महत्व देना चाहिए। यहाँ पर कबूतर और मोर, इन दोनों की तुलना के आधार पर लेखक यही कहना चाहता है कि कबूतर की अपेक्षा हालांकि हम मोर को अच्छा मानते हैं और पैसे की अपेक्षा हम मोहर को अधिक कीमती और मूल्यवान समझते हैं, लेकिन कबूतर हमारा वर्तमान है और मोर हमारा भविष्य है। यदि हम अपने वर्तमान के बारे में यथार्थ विचार नहीं करेंगे, अपने वर्तमान के जो अवसर हैं या वर्तमान में जो स्थिति है उसके विषय में गंभीरता से वैज्ञानिक सोच के आधार पर विचार नहीं करेंगे, तो भविष्य कैसे अच्छा बन जाएगा? जो संभावित भविष्य है, यानी उसकी हमने केवल कल्पना ही की है। भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता। हम उसकी केवल संभावनाएं ही व्यक्त कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, परंतु वर्तमान तो हमारे सामने यथार्थ रूप में प्रस्तुत है। तो जो हमारे सामने सचमुच है प्रस्तुत आज,
या कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई स्थिति हो, उसके विषय में यदि हम वैज्ञानिक रूप से समझते हैं, उसको सुलझा लेते हैं, सुधार लेते हैं, अच्छी तरह से विवेकपूर्ण तरीके से हम आज के निर्णय लेते हैं, तो भविष्य तो स्वयं ही सुधर जाएगा, वह तो स्वयं ही सुलझ जाएगा। तो यदि वर्तमान का सही उपयोग हमने नहीं किया तो भविष्य की बेहतर संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। क्यों बच्चों, आप भी सहमत है ना इस बात से? तो लेखक क्या कहता है, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से, यानी जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, जिसे हम स्वयं देखकर, परख कर, जांच कर समझ सकते हैं, एक समझ बना सकते हैं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए, बजाय कि लाखों कोस के कुछ ऐसे तेज पिंडों से, यानी उन वस्तुओं पर आधारित अनुमान या कल्पना जो हमें, जिसके विषय में हमें प्रामाणिक और पूरी वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। तो यहाँ कबीर का भी उदाहरण लेते हुए लेखक कह रहे हैं, बेटा कबीरदास जी के बारे में आप सब परिचित है और आप सब जानते हैं कि कबीरदास जी ने भी समाज में प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर बहुत चोट की थी और मनुष्य को यथार्थ मार्ग दिखाने का प्रयास भी किया था। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। यानी जिस पत्थर को हम ईश्वर समझकर पूजा कर रहे हैं, ये तो सोच लो पहले कि क्या वास्तव में ईश्वर उसी में बसता है या कहीं और भी है? क्या ईश्वर का निवास वास्तव में उस पत्थर के भीतर ही है? तो यदि वास्तव में उसके भीतर है तो मैं पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूं, लेकिन पत्थर के जो अन्य रूप हैं, पत्थर का कौन सा रूप हमारे जीवन, हमारे समाज, मानवता के लिए कल्याणकारी है, ये तो पहले सोच लें। चक्की जो है वो भी पत्थर से बनी है, लेकिन वह मानवता की भूख को शांत करने के लिए, कल्याण के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो हमें अपने विचारधारा को इस प्रकार से बनाना है कि वह एक ऐसी सोच पर आधारित हो बेटा, जिसमें कोई तर्क हो, कोई प्रमाण हो, या वो वैज्ञानिक आधार पर ली जाए। तो बच्चों समझ गए आप, निबंध इतना ही है। निबंध में जो लेखक ने कहा है और जो लेखक कहना चाह रहा है वह संदेश हम तक पहुंच गया है। यानी लेखक यही कह रहा है, अंधविश्वासों को छोड़ो और यथार्थ सोच, वैज्ञानिक सोच के आधार पर अपने जीवन के निर्णय लो। और अब आ रही है नीरू मैम, और बच्चों संभाल लीजिए अपना चैट बॉक्स, जी क्योंकि जी हाँ जी, आइए नीरू मैम। जी सुमन मैम, आपने बहुत ही सरलता से अर्थ का विस्तार करते हुए बच्चों को पाठ का अर्थ बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया और बच्चे हमारे तार्किक चिंतन की दुनिया की सैर में लग गए हैं। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी के ढेलों को अंदाजे से चुने जाने पर लड़की को गुणी या अवगुणी मान लेना कितनी अतार्किक परंपरा थी, और अच्छा हुआ यह परंपरा अब नहीं है। सोच रहे हैं ना ऐसा? लेकिन बच्चों इस निबंध के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि यह परंपरा आज भी किसी दूसरे रूप में जीवित है। आज भी आग के और मिट्टी के विशाल ढेलों अर्थात खगोलीय पिंडों के आधार पर जन्म कुंडलियों का मिलान किया जाता है और शादी ब्याह के अवसरों पर ऐसा किया जाता है और वर या वधू को उन्हीं के आधार पर अवगुणी या गुणी मान लिया जाता है। तो बच्चों आप समझ गए ना कि तार्किक चिंतन कितना जरूरी है। यह चिंतन हमें बोझिल सोच या जो पुरानी परंपराएं हैं जिनके पीछे तार्किक कारण नहीं है, यही तार्किक चिंतन, इससे हमें मुक्ति दिला सकता है और हमें आत्मविश्वास और समाधान भरी सोच जो है वो हमारे अंदर विकसित कर सकता है। तो बच्चों हमेशा इतना याद रखना, किसी कार्य के पीछे अगर तार्किक कारण है तो वहां पर विश्वास है, और अगर किसी कार्य के पीछे तार्किक कारण नहीं है तो वहां पर अंधविश्वास है। और जैसा कि अभी आपको सुमन मैम ने समझाया, हमेशा क्या, कैसे प्रश्नों द्वारा, क्यों, क्या, कैसे प्रश्नों द्वारा अपनी सोच का आप सब विकास करते रहे, क्योंकि अनजाने को जानने की इच्छा तो हम सब में होनी चाहिए। तो बच्चों जो अभी इन प्रश्नों के उत्तर, अभी आपको, आप अनजान थे इन उत्तरों से, अब मुझे पूरा पता है क्योंकि दौड़ता हुआ चैट बॉक्स बता रहा है कि अब आप इनके उत्तर जान चुके हैं। तो देखा अब कितना आत्मविश्वास आ गया है जब हमने अनजाने को जान लिया। तो जल्दी से सही विकल्प छांट लीजिए। क है दुर्लभ बंधु के लेखक हैं क चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग शेक्सपियर। प्रश्न 2, पुरश्री किस पेटी को छूने वाले वर्ग को चुनती है? क चांदी, ख सोना या ग लोहा। तीसरा, कौन से मिट्टी को हाथ लगाने वाली कन्या अशुभ मानी जाती थी? क गौशाला, ख खेत या ग मसान। जल्दी से आप बच्चों सही विकल्प छांट दीजिए। और इस निबंध की अंतर्वस्तु क्या है
यह भी आप लगभग समझ गए होंगे, तो और भी विस्तार से समझते हैं। मैं भी चलती हूँ आपके साथ सुमन मैम के पास। जी 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 सुमन नीरू मैम। मैम, धन्यवाद नीरू मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे अपनी सोच का की परीक्षा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही नीरू मैम ने आपको तरीका भी बता दिया बच्चों कि आप अपनी सोच का कैसे परीक्षा करोगे कि वो विश्वास है या अंधविश्वास। आप उसके पीछे के तर्कों को ढूंढोगे, कारण को ढूंढोगे। यदि तर्क मिल जाते हैं तो आपकी सोच बिल्कुल सही है, अंधविश्वास से मुक्त है। तो यहाँ पर हम बेटा कुछ ऐसे बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं अंत में कि निबंध में जो मुख्य रूप से उभारे गए हैं लेखक कहना चाहता है। लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग किया है लेखक ने, और समाज की एक बहुत गहर और गंभीर समस्या की ओर संकेत किया है इस निबंध में। इस निबंध में शास्त्र से लेकर लोक तक और व्यक्ति से लेकर समाज की मानसिकता तक को सभी बातों को दर्शाया गया है। प्राचीन इतिहास से उदाहरण दे देकर लेखक ने ऐसा किया है बच्चों। ज्योतिष और कर्म कांडों से संबंधित अंधविश्वासों में फंसने के कारण लोग विवेक पूर्वक और तार्किक रूप से नहीं सोच पाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आप भी सहमत होंगे इन बातों से कि जब हमारा मन, हमारा दिमाग फंस जाता है किन्हीं बातों में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, तो तार्किक रूप से हम नहीं सोच पाते। जीवन साथी का चुनाव जैसे निर्णयों का प्रभाव व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ता है। अतः इन्हें रूढ़ियों और कपोल कल्पनाओं की अपेक्षा तर्क और विचार के आधार पर लेना चाहिए। बच्चों, आप लोगों के लिए इस बात को समझना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन, आपके भविष्य में ये सभी प्रश्न पैदा होंगे एक समय पर, और आपको भी इस प्रकार के निर्णय लेने होंगे। तो कैसे लेने हैं, किस प्रकार से लेने हैं, ये समझ लीजिए। व्यक्ति को काल्पनिक भविष्य के स्थान पर वर्तमान के यथार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, अब एक दृष्टि हम इस निबंध की भाषा शैली पर भी डाल लें। भाषा शैली के बिंदु वही हैं जो पिछले दो निबंधों में थे। गुलेरी जी के निबंधों में ये सामान्य जो बिंदु हैं ये तीनों निबंधों में पाए गए हैं। सरल, सुबोध और प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग। इस निबंध में तद्भव शब्दों की अधिक प्रधानता है बच्चों। देशज शब्द आया है बुझव्वल, और फारसी शब्द कौन सा आया है, बकौल। बकौल का अर्थ है कथन के अनुसार। लक्षणा शब्द शक्ति तो है ही, और वैचारिक आधार के कारण, विचार की प्रधानता के कारण प्रसाद गुण का समावेश किया गया है। इतिहास से उदाहरण लिए गए हैं, ये आपने देख लिया। इस निबंध की शैली भी ललित शैली है, यानी जैसे वार्तालाप शैली होती है, और इस निबंध को हम ललित निबंध कहेंगे। इसमें विचारात्मकता का भी मेल है, और मुहावरे तो जो आए हैं वो आपने देख ही लिए बेटा। तो ये निबंध आपने समझा, पिछले दो निबंधों के जैसा ही ये निबंध है, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। बेटा, इस विषय पर भी गहनता से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास ऐसे भी होते हैं जो धर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास भी हम अपने जीवन में अपनाते हैं बच्चों। और अंधविश्वासों का अंत कैसे होगा, शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा हमें क्या सिखाती है, वैज्ञानिक सोच रखना सिखाती है, तर्क देती है, हमें चिंतन का आधार देती है शिक्षा। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये हमने बालक बच गया निबंध में पढ़ी थी। तो समझ गए, क्या समझे कि हमारे ये तीनों निबंध और इनके विषय आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों बच्चों, जुड़े हुए हैं या नहीं? तो मिस्टर आइंस्टीन की कही हुई बात को भी समझ गए होंगे आप लोग। बिल्कुल सही, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, चिंतनशील हैं, बहुत जल्दी जल्दी समझते हैं। और बेटा, अब अपने विचार हमें लिखिएगा, और ये आपका अभ्यास कार्य है जिसे आप अपने इन्हीं विचारों के आधार पर समाधान करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, अभिव्यक्ति, और अपने विषय अध्यापकों से जांच कार्य भी कराएंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे। और आप हमसे भी चर्चा करेंगे, कहां पर, चैट को, कमेंट बॉक्स में। जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों ने हमें अपने विचार भेजे थे बेटा, हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके विचारों की, और इससे भी ज्यादा बच्चे अपने विचार भेजें, ताकि हम अगली कक्षा में उनके भी नाम बताएं। और हमारे बच्चे जरूर भेजेंगे, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि अब अंधविश्वास तो हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे अपने जीवन से, और अच्छे धर्म को मानेंगे, और शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे। क्यों बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है ना आपको ये वाली बातें? तो ठीक है, अब अपने बच्चों को इसी विचार के सागर में गोते लगाने के लिए छोड़ जाते हैं, और इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम अगले विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हमारे बच्चे तब तक पढ़ते रहें, चिंतन करते रहें, अभिव्यक्ति करते रहें, अपना पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ बच्चों।
अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। पूरी टीम हिंदी आज आपसे विदा लेती है। अपनी पूरी टेक्निकल टीम का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिनके सौजन्य से ये पाठ आप तक पहुंचा, और इसके साथ अपने बच्चों को बाय बाय करते हैं। बच्चों फिर मिलेंगे। नमस्कार।